हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब कोशिश करेंगे ये 3 टॉपिक आज कंप्लीट कर दे और इसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो क्या है, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो हम लोग देखते थे कॉम्बिनेशन करते थे किसका, सबसे पहले रेजिस्टेंस का, उसके बाद कैपेसिटेंस का किए थे। तो वैसे अब इंडक्टर का भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, इंडक्टर का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन में जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, जैसे ये हो गया एक इंडक्टर, इसी इंडक्टर के साथ दूसरा इंडक्टर भी हम उसी लाइन में कनेक्ट कर दिए, 2 इंडक्टर। तो दोनों इंडक्टर को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये हो गया अपना सर्किट, तब क्या अपने को इंडक्टेंस मतलब देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। वो अपने को बात करना है। इसका L1 इंडक्टेंस है, इसका L2 है। इसमें से करंट कितना जाएगा, तो करंट आई जाएगा। इसके अक्रॉस जो EMF रहेगा वो रहेगा E1 और इसके अक्रॉस जो EMF रहेगा वो रहेगा E2। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा दोनों के अक्रॉस। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है रिजल्टेंट इंडक्टेंस निकालना है। तो सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखो अपने को ये पता है कि इस सर्किट में करंट तो सेम है, मतलब दोनों इंडक्टर में, सीरीज का में दोनों इंडक्टर में करंट तो सेम है। मतलब जो करंट ये I1 मान लो इधर बोल रहे हैं, वही करंट यहाँ I2 चला जाएगा। I1 इज इक्वल्स टू I2। मतलब अगर हम I1 यहाँ करंट बोल रहे हैं तो यहाँ I2 बोल रहे हैं, तो दोनों में करंट सेम है। तो करंट सेम होने से क्या बोलते हैं, I1 और I2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों वो भी सेम आएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ई नेट जो है वो E1 प्लस E2 से आएगा। जैसे यहाँ I1 इक्वल्स टू I2 था क्योंकि करंट सेम था, लेकिन जो पोटेंशियल है वो दोनों में बढ़ रहा है। तो जो टोटल पोटेंशियल ई नेट है वो क्या होगा, E1 प्लस E2 से आएगा। और ई को हम क्या लिखेंगे, तो ई अपने पास होता है, मतलब बी के बारे में LdI/dt होता है, यही होता है। तो यहाँ पे ई नेट बोल रहे हैं तो इसको लिखेंगे LdI/dt। ठीक। उसके बाद अगर E1 बोल रहे हैं तो E1 हो जाएगा L1 D1 अपॉन dt, और E2 बोल रहे हैं तो L2 di2 dt। और देखो अपने को क्या मालूम है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये किसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के जितना di अपॉन dt वाला पार्टी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो di अपॉन dt वाला पार्टी अगर कैंसिल हो गया तो कुल मिला के बचा क्या अपने पास, तो बचा ये कि L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो कुल मिला के अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है अपने को, रिजल्टेंट इंडक्टेंस निकालना। तो हम सारे इंडक्टेंस को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट इंडक्टेंस अपने पास आ जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस में होता था। मतलब यहाँ पे भी किस तरीके का नेचर ये शो करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सीधा सीधा जोड़ देते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके जोड़ते थे। तो यहाँ अगर हम लोग इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा जोड़ के निकालेंगे। समझ आया बात, क्लियर है। आगे बढ़े। आगे क्या अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो भाई करंट बचेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। अब करंट बटेगा तो करंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो करंट को लिखेंगे I1 मतलब I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फिर ये बना हुआ है, यहाँ से मान लो किसी EMF बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट जाएगा तो करंट 2 हिस्से में बटेगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा। तो पोटेंशियल का एक तो हम लोग I नेट के लिए ये लिख सकते हैं, और जो ई नेट अपने पास होगा वो E1 इज इक्वल्स टू E2 के बराबर होगा। ये अपने पास मिलेगा सर्किट के हिसाब से। अब हम लोग जानते क्या हैं, तो जानने को ये जानते हैं कि E1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, LT/dt। इसको L1 कर दो। E2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो L2 di2। अच्छा काट रहा है LdI2 अपॉन में dt। और अगर ई नेट के बारे में बात करने जाएंगे तो इसको ई इक्विवेलेंट बोल लो या फिर ई नेट बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, तो L इक्विवेलेंट di2 अपॉन में dt ये हो जाएगा। अब अपने को मालूम क्या है कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। देखो इससे पहले अपने हम लोग E से सॉल्व किए थे, पोटेंशियल से सॉल्व किए थे, इसमें हम लोग करंट से सॉल्व करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या I नेट है, तो कुछ ये देखने को मिलेगा। और अगर ये देखने को मिल रहा है तो अब हम यहाँ से अगर I1 अपॉन I2 का वैल्यू लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, I1 अपॉन I2 का वैल्यू, तो E2 अपॉन L2 लिखेंगे। तो लिख देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ होगा E अपॉन में L इक्विवेलेंट। तो लिख दें भाई E अपॉन में L इक्विवेलेंट।
यहाँ हो जाएगा E1/L1 और यहाँ हो जाएगा E2/L2। और अपने को ये मालूम है कि EMF सेम है, तो EMF सेम है तो कैंसिल। तो ये बचा क्या, तो बचा ये 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये भी कहीं ना कहीं किसकी तरह हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं हो गया अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह, कि रेजिस्टर जिस तरीके से पैरेलल कंबाइन था और जो इक्विवेलेंट हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, वही फार्मूला यहाँ पे अपने को देखने को मिल गया। किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ आया बात, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या है अपने पास है, आगे है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लोग बात करने जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल होता क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लोग बात कर ले, म्यूचुअल मतलब आपस में एक दूसरे के। हम लोग देखें सेल्फ इंडक्टेंस, देखें सेल्फ मतलब अपने आप में करेगा, तुम लोग देखो ना म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड मतलब बीच में एक जो मीडिएटर होगा उसको हम लोग म्यूचुअल बोलते हैं। तो ये जो बना उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये देखा जाए। जैसे मान लो ये अपने पास एक कॉइल है, कॉइल के हम लोग इंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, तो एक इंडक्टर ये है अपने पास, ठीक है, जिसमें हम लोग I1 करंट सप्लाई करें, ये पहला इंडक्टर हो गया। ऐसे एक और सेटअप है अपने पास दूसरे इंडक्टर का, ये हो गया एकदम पास में रखा हुआ इंडक्टर है, इसको थोड़ा सा और पास कर देते हैं, तो ये पास में रखा हुआ ये दूसरा इंडक्टर है, ठीक है, एकदम पास में रखा हुआ, तभी अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। ये दूसरा इंडक्टर है पास में रखा हुआ। अब होगा क्या कि जब हम इसमें करंट I सप्लाई करेंगे, मान लो इस सर्किट 1 में हम करंट I सप्लाई करें, इसको I1 बोल दें, करंट I1 सप्लाई करें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 होगा, जिसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 जनरेट होगा। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गया, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गया, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कहीं ना कहीं जो बगल में रखा हुआ कॉइल है, सेकेंड कॉइल, सेकेंड इंडक्टर, उससे भी पास करेगा। तो हम क्या किया, हम बस इसमें करंट I सप्लाई किए, जिसके वजह से इंडक्टर में क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं सेकेंड वाला मतलब पास में रखा हुआ जो इंडक्टर उससे भी पास करेगा। तो अगर उससे भी पास करेगा तो क्या उसके अंदर फ्लक्स आएगा, इसके अंदर फ्लक्स आएगा। फिलहाल तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कांस्टेंट फ्लक्स पास होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस करंट को हम चेंज करने लगेंगे तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या इस बगल वाले इंडक्टर में नया करंट का जनरेशन या EMF का जनरेशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्लक्स में अगर हम चेंज करेंगे तो EMF जनरेट होगा। तो फ्लक्स का चेंज होने लगा, फ्लक्स का चेंज होने लगा तो इसमें क्या EMF आ जाएगा, E2 EMF आ जाएगा। समझ आए बात, इसी को बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टर। मतलब हम सारा खेल यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी अपने को EMF देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टर, मतलब इसका इफेक्ट इस पर देखने को मिल रहा है। हम लोग इसका करंट चेंज किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन वो फ्लक्स इससे भी एसोसिएटेड है। तो इससे भी एसोसिएटेड है तो इसमें फ्लक्स का चेंज होगा तो कहीं ना कहीं क्या जनरेट होगा, इसमें EMF जनरेट होगा। समझ आए किस्सा क्या था। तो अगर इसमें B1 मैग्नेटिक फील्ड था, फ्लक्स इससे जो फ्लक्स पास करे वो कितना पड़ेगा, Φ2 पास करे। अब देखो कहानी क्या है कि अगर I1 है, I1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अगर करंट हम पहले सर्किट का बढ़ा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले सर्किट का बढ़ेगा। अगर पहले सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो फ्लक्स है दूसरे सर्किट का वो भी बढ़ेगा। समझ आ रहा बात, हम इसका करंट बढ़ाएं, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसके वजह से इसका जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, और फ्लक्स इसके बढ़ेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा। इतना कहानी समझ आएगा। हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है सेकेंड वाला कॉइल का, इंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट वाले सर्किट के करंट के। बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि जिस हिसाब से हम फर्स्ट वाले में करंट चेंज करेंगे उसी हिसाब से सेकेंड वाले में फ्लक्स चेंज होगा। तो ये क्या देखने को मिल गया कि जो सेकेंड वाला फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट वाले करंट के। आज जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं M मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या हो गया, I1। तो ये हो गया फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंड जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट I1 हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर बताना तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन में करंट। लेकिन फ्लक्स के कौन से इंडक्टर का, सेकंड वाले इंडक्टर, करंट किस सर्किट का, तो पहले वाले सर्किट का करंट। तो ये जो चीज़ है इसका हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ दूसरे तरीके से क्या, इसको भी अभी देख लेंगे, लेकिन ये हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करें। देखो यहाँ M कहीं आया नहीं है फिलहाल, देख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं नहीं आया, तो इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे पहुँचा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लिया जाए। तो ये क्या निकल के आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो EMF जनरेट हो रहा होगा उसके बारे में बात कर लें।
जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेकंड वाले इंडक्टर में, तो E2 जनरेट हो रहा है। हम लोग कैसे जनरेट करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से चेंज जनरेट हो रहा है। जो भी ईएमएफ उसमें आ रहा है कैसे आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से आ रहा है। लेकिन जो भी फ्लक्स उसमें होगा उस ईएमएफ का क्या करेगा, विरोध करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो ईएमएफ जनरेट हो उसमें वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d∅/dt। और यहाँ पे कौन सा फ्लक्स के बारे में बात करें, कौन सा फ्लक्स को हम लोग चेंज करें, तो सेकंड वाला फ्लक्स। अब देखो वैल्यू पुट करें सेकंड फ्लक्स का, तो सेकंड फ्लक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ d/dt। फ्लक्स 2 की जगह लिख देंगे m और I1। ठीक है, अब इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं E2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m d∅1/dt। तो देख लो ये जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कौन सा करंट, पहले वाले पे, या फिर फ्लक्स का चेंज किस पे, सेकंड वाले फ्लक्स का चेंज। तो अपने पास दो फार्मूला निकल के आ गया, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का और एक सेकंड वाले सर्किट के इंडक्टर का। तो ये दोनों फार्मूले को अपने को याद रखना पड़ेगा। अब जो दिखाई दे रहा है अपने को नोट्स में उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो हम लोग को क्या निकाला, फ्लक्स जैसे देख लो इसमें करंट I है, रेडियस R है, N नंबर, ये क्या है टर्न्स के हिसाब से, और एक कॉइल लिया हुआ, हम इंडक्टर लिए थे, एक कॉइल लिया हुआ है। तो अगर एक कॉइल है अपने पास जिसमें N नंबर ऑफ टर्न्स है, पहले वाले में N1 टर्न्स है, दूसरे वाले में N2 टर्न्स है, फिर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है x है और x बहुत बड़ा है उसके रेडियस के हिसाब से। ठीक है, ये कंडीशन लगा दिया। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसमें करंट I1 सप्लाई किया। तो जब I1 करंट सप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा जिससे फ्लक्स में चेंज आएगा, वो फ्लक्स इससे पास करेगा। तो वही बात करें कि फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो पहले कॉइल की वजह से सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स 2 1 लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड किससे पास करेगा, सेकंड वाले के एरिया से। तो यही तो हो जाएगा फ्लक्स रिलेटेड टू सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो बी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होता है, तो वो होता है म्यू नॉट I r²। मतलब दूरी, कितने दूरी पर करंट फ्लो कर, तो r², इसको 1 से बोल देते हैं N1। ठीक है, अपॉन में। और दूसरा कॉइल जो रिलेटेड उससे मतलब किस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बात करें हम लोग, तो म्यू नॉट I r1² N1 हो गया। किस पॉइंट पे बात करें, तो इस पॉइंट पे बात करें जो x दूरी सेपरेटेड है। तो क्या हो जाएगा 2r² + x² 3/2। ये पहले ही लिया है फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये हम लोग पहले लिया कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल के से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा, तो वो इतना होता है। ठीक, अब सेकंड वाले कॉइल का एरिया क्या है, तो सेकंड वाले कॉइल का एरिया है पाई r² मतलब r2 और कितना टर्न्स है N2। तो ये अपने पास फ्लक्स निकल के आ गया किसका, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, ये निकल के आ गया अपने पास। हम लोग को क्या पता है, ये कंडीशन पता है कि x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन R1 और R1 ग्रेटर देन R2। तो जब ये कंडीशन अपने को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x को हटा देंगे, मतलब r को हटा देंगे। तो उसके बाद जो अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो म्यू नॉट मिल गया, पाई अरेंज करके मिल गया, R1 r², R2² मिल गया। ठीक, उसके बाद N1 N2 मिल गया। तो ऊपर का कहानी ये हो गया, और साथ में I को हम लोग बाहर निकाल दें। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये r² बहुत छोटा है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसका कहानी खत्म। तो ये 3/2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x³। तो सीधा सीधा क्या लिखा गया, 2x³ लिखा गया। तो अब देखो ये जो पूरा चीज़ है, यहाँ पे इसी पूरे चीज़ को बोला जाता है कांस्टेंट और इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो जो हमारा है फ्लक्स 2m/I1 लिखे ना, फ्लक्स 2m/I1, तो यही है फ्लक्स 2m/I1। समझ रहे बात। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर एक्चुअल फार्मूला पूछा जाए दो कॉइल की वजह से, वो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, ये जो m लिखे ना उसका वैल्यू ये है। ठीक है, अब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रहा, रेडियस क्या रहा, वो सब पे डिपेंड करेगा। अब देखो उसी चीज़ को किससे रिप्लेस कर दिया, M21 से। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट। और M21 का मतलब m का जो वैल्यू है वो ये है। तो m का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। वैल्यू क्या है अपने पास, पाई r²। ठीक है, कौन सा r², तो कोई भी r ले सकते हैं क्योंकि दोनों रेडियस अपने को लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 क्यों लेना है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा, केवल एक सिंगल कॉइल है तो N1 N2 को हटा देना। क्यों लेना है, पाई r1 r2 का स्क्वायर और म्यू नॉट, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2x³। मतलब किस पॉइंट पे उस कॉइल को रखे हम लोग कितने दूरी पे कॉइल को रखा गया, दूसरे इंडक्टर को दूसरे कॉइल को रखा गया। ठीक है, तो ये फार्मूला एक है अपने पास m के लिए, केवल मतलब जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, और एक फार्मूला ये है अपने पास जिसमें m का वैल्यू पुट किया गया, और बाकी हम लोग यहाँ निकाले हैं सिंपल तरीके से। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे बढ़ने में क्या देखने को मिलेगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम।
रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या, देखो रेसिप्रोकल सुना है ना, रेसिप्रोकल उसी से रिलेट करता हुआ सारा चीज़ है। अब कैसे रिलेट कर रहे हैं देखो कि ये हम लोग जान रहे हैं कि फ्लक्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम लोग सेकंड वाले में करें, मतलब उल्टा उल्टा कहने का क्या मतलब है कि सेकंड वाले कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, तो सेकंड वाले कॉइल के वजह से फर्स्ट वाले कॉइल में भी तो कुछ इंडक्टेंस आएगा, वो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब दोनों कंपेयर किया जा रहा है कि भाई दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो उसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिला ये मिला ये मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, ईएमएफ है। M1 आ गया, DI1 D2 मिल गया। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखने को क्या मिला, दोनों एक ही पार्टी तो दिख रहा है, मतलब दोनों सेम ही चीज़ तो दिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस और ईएमएफ। तो ईएमएफ जो कनेक्टेड होगा, ईएमएफ जो हम लोग सप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा M1 M2 उतना ही प्रोड्यूस होगा M2 कहने का मतलब अगर पहला इंडक्टर दूसरे इंडक्टर में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रहा है तो वही दूसरा इंडक्टर भी पहले इंडक्टर में उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस देगा। वही बात यहाँ पे हो रहा है, M12 इज इक्वल्स टू M21। समझ आए बात, यही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब कह रहा है कि अब क्या कर रहे हैं इसको हम लोग, अभी तो हम लोग ऐसे रखे थे, मतलब दोनों को पैरेलल ही रखे थे, एक को पैरेलल एक को परपेंडिकुलर रख थे। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। तो कह रहा है किस पे डिपेंड कर, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से हम दूसरे कॉइल को रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं, भले हम x दूरी पर रखें सेकेंड कॉइल को, लेकिन फ्लक्स इसमें से पास करेगा ही नहीं। तो जब फ्लक्स इसमें से पास करेगा ही नहीं या फ्लक्स का चेंज ही नहीं आएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। फार्मूला में तो फ्लक्स और करंट ही आ रहा है, जैसे हम लोग क्या देखें फार्मूला में MI1, मतलब अगर M को देखा जाए तो क्या अपने पास यही आ रहा फार्मूला, लेकिन हम ये बेसिक होना, लेकिन M का जब फार्मूला हम लोग ले आए, M का फार्मूला क्या ले आते हैं, म्यू नॉट N1 N2 का स्क्वायर, नहीं N1 N2 था बस ना, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन में 2x3, ये फार्मूला है अपने पास। अब इस फार्मूला में बताओ कहीं भी फ्लक्स या फिर करंट है क्या, M का एक्चुअल फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले में कहीं भी करंट या फिर फ्लक्स है क्या, नहीं है। तो यहाँ इस फार्मूले में देखो फ्लक्स और करंट है, तो ऐसा नहीं याद रट लेना है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। तो डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है सबसे पहले देखो x पे, x मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन पे, तो सेपरेशन बिटवीन देम किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले डिपेंड कर रहा है सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन उस पर। दूसरा रिलेटिव ओरिएंटेशन, मतलब हम किस तरीके से दूसरे कॉइल को रखे हैं पहले कॉइल के सामने, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो जिसको बोलते हैं रिलेटिव ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या है, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई कॉइल का क्या ज्योमेट्री है उसके बारे में। उसके बाद बात कर रहा है मीडियम बिटवीन द, उसके बाद बात कर रहे हैं किस, मीडियम बिटवीन देम, कि कैसा मीडियम है उन दोनों के बीच में। तो देखो सबके बारे में बात हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बात हुआ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक। उसके बाद बात हुआ रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे N1 N2 से तो रिलेट नहीं करेंगे, ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से रखा गया है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है अपने पास ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल मतलब कौन से शेप में है, यहाँ रेडियस था मतलब सर्कल था तो पाई r स्क्वायर लिख दिया, बाकी अगर स्क्वायर रखे हैं रेक्टेंगल रखे हैं डिपेंड करता है। उसके बाद मीडियम बिटवीन टू, मीडियम मतलब उन दोनों के बीच में कैसा मीडियम है। तो इन 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। रट नहीं लेना है कि फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है, गलत हो जाएगा, ठीक। देखो वही फॉर्मूला वो भी लिखा और बताया है कि भैया ऐसे याद नहीं कर लेना है कि डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट, ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या क्लियर हो गया आज अपना हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ये दो बातें हम लोग देख ली। अब उसके बेस पे न्यूमेरिकल देख लिया जाए। तो न्यूमेरिकल क्या है सबसे पहला, तो 2 कोएक्सियल कॉइल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 5 मिली हेनरी। देखो फिर से वही बात, 5 मिली हेनरी दे रखा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सारा एक ही यूनिट में है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है इफ़ अ करेंट ऑफ 50 sin 500t, अच्छा मतलब a sin omega t टाइप इज पास्ड इन वन ऑफ द कॉइल देन द पीक वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंड कॉइल। देखो EMF निकालना अपने को, तो EMF निकालना अपने को, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे EMF का, क्या था, क्या था फॉर्मूला भाई मेरे,
ई का फॉर्मूला क्या ले आते हैं, माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हम माइनस नहीं लगा रहे। क्यों माइनस नहीं लगा, क्योंकि किसी के आगे हमको माइनस नहीं दिख रहा, इसलिए हम बिना माइनस के सॉल्व करें। तो m हो जाएगा, m कहने का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी हो गया। डी आई बाई डी टी कहने का मतलब हो जाएगा 50 sin 500t, 50 sin 500t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ 50 बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी, और साथ में इसका भी करना पड़ेगा 500t का, तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई में। तो कुल मिला के देखो 3 जीरो यहाँ है, तो ये पार्टी ख़त्म, 3 जीरो से बचा क्या 555, तो 125 और cos 500t। अपने को यहाँ पे इसका cos 500t का वैल्यू देना चाहिए था। cos 500t का वैल्यू कुछ देता, कुछ भी होता, मान लो 1 होता, तभी 1 होगा, तभी अपने पास ये करेक्ट आंसर आएगा। मान लो यहाँ लिख देना चाहिए था सिंस cos 500t इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 के बराबर, ताकि हम यहाँ 1 वैल्यू पुट करते और अपना आंसर एग्जैक्ट आंसर 125 आ जाता। लेकिन फिलहाल अपने पास कुछ आंसर मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से यही अपने को मैच कर रहा है 125, तो 125, तो इसको हम टिक कर दिए, हो गया है अपना। आगे बढ़े, कुछ हार्ड नहीं था, ईजी था। With a decrease in current of the primary coil from 2 ampere to 0 in इतना सेकेंड, the EMF generated in the secondary coil is इतना, the mutual inductance of 2 coil। तो देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और क्या है 2 एम्पेयर से 0 हो गया 1 सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दिया अपने को। और कह रहा है कि सेकेंडरी कोयल में द EMF जनरेटेड इन द सेकेंडरी कोयल, तो EMF दे दिया अपने को 1000 वोल्ट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दिया अपने को, डी टाइम अलग अलग ले देते, 0.01 सेकेंड में जो चेंज ऑफ करंट आया वो कितना है 2 एम्पेयर टू 0 आया, ये अपने को दिया। अपने को निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोयल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, फिर से हम लोग EMF वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, EMF इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, और ई कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, एम डी आई बाई डी टी, ठीक। अब ये कितना था अपने पास, ये लिखो चाहे EMF लिखो, एक ही बात है। हम तो यहाँ पे ई लिख रहे हैं, हम वही कह रहे हैं ई लिख रहे हैं। तो ई कहने का मतलब यहाँ पे कितना है अपने पास 1000 वोल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में 1000 वोल्ट दे रखा। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा, तो 2 एम्पेयर का करंट का चेंज है कितने टाइम में, 0.01 सेकेंड में। अब यहाँ से एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इधर भेज देंगे तो 2 जीरो खत्म, 20 आ जाएगा क्या ये, अच्छा डिवाइड होगा, तो ये इधर 10 बचा डिवाइड होगा, हाँ तो 5 आएगा, तो ये आएगा 5 हेनरी का, 5 हेनरी है ऑप्शन, 5 हेनरी है ऑप्शन, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक। अब ये देख लो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अपने पास एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L1 है, एक दूसरा कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L2 है। तो अगर इन दोनों के बीच में अपने को निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो एक फार्मूला, नया फार्मूला आता है, वो आता है L1 L2, m इज इक्वल्स टू के अंडर रूट में L1 L2, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो ये अपने पास एक नया फार्मूला है, मतलब 2 कॉइल को रखा जाएगा जिसका इंडक्टेंस अगर अपने को दे रखा और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना अपने को, 2 कॉइल जिसका इंडक्टेंस दे रखा अपने को, अभी तक इंडक्टेंस नहीं दे रखा, अभी तक अपने को करंट देता, फ्लक्स देता, EMF देता, तब हम कर रहे थे। लेकिन अगर इंडक्टेंस दे रखा है अपने को दोनों कॉइल का, तो अगर अपने को दोनों कॉइल से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा के अंडर रूट में L1 L2। अब क्या है, के को बोलते हैं हम लोग कपलिंग कांस्टेंट, के कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट, ठीक। के का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर के का वैल्यू 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम मिलेगा अपने को, जैसे सिंपल एम मैक्स मिलेगा, और वो किसके बराबर मिलेगा, अंडर रूट L1 L2 का। अगर के का वैल्यू 0 हो जाएगा, के का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो एम मिनिमम मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 है तो मैक्सिमम अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0 है तो मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। और ये जो के है वो भी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन रिलेटिव डिस्टेंस, मतलब कितने दूरी पर रखे हैं और किस तरीके से रखे हैं, मतलब किस तरीके से अरेंज करके रखे हैं, वो डिपेंड करता है के, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, तो ये एक नया फार्मूला क्या है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है 2 कॉइल से जिसका इंडक्टेंस दे रखा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अंडर रूट में L1 L2, डिराइव नहीं कर रहे, डायरेक्ट बता दिए,
ठीक है। तो देखो फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन है, हाँ अच्छा। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कपलिंग को रिलेट करता हो, जैसे दो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L1 L2 दिया हुआ है, तो अगर अपने को L इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब दो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L1 L2 दे रखा और अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ है दो का, अपने को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा L1 + L2, ये हम लोग जानते हैं। साथ में हम लोग यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2m का। अब जब 2m का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, 2 √ L1 L2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास L इक्विवेलेंट। के कहाँ गया, तो के यहाँ पे इसका वैल्यू, के का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। ये कब है, देखो ये इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, L इक्विवेलेंट L1 + L2 - 2 L1 L2। अब कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कह रहा है कि यूज़ दिस फॉर्मूला व्हेन द इक्वेशन इज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात होगा तो ये दोनों फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कह रहा है व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर, मतलब दोनों इंडक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो प्लस, दोनों इंडक्टर एक दूसरे को अपोज करेगा तो माइनस वाला। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अगर इंडक्टर दे रखा है और अपने को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना विद म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर दोनों इंडक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करा तो प्लस वाला फार्मूला, दोनों इंडक्टर एक दूसरे को अपोज करा तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, अब कुछ फार्मूले का इस्तेमाल देख लिया, अभी तो फार्मूला देख लिया हम लोग, फार्मूले का इस्तेमाल भी देख लिया तब अच्छे से सीख पाएंगे। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है, कितना टाइम हो गया, हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 इंडक्टर कॉइल इतना दे रखा, मतलब L1 L2 दे रखा अपने को 40 और 20 और 40, ये L1 L2 हो गया। इफ़ द कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू सपोर्ट ईच अदर, देखो लिख दिया सपोर्ट ईच अदर, एंड रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज 80 मिली हेनरी। रिजल्टेंट मतलब L इक्विवेलेंट 80 मिली हेनरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, और ये सपोर्ट कर रहा है तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 + L2 और 2m हो जाएगा, यही होगा, सपोर्ट करा तो प्लस का। अब यहाँ पे क्या 60 हो गया, ये हो गया 80 × 10⁻³ अच्छा ये भी देखो, क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, ये सब मिली हेनरी में ही है। ये सब मिली हेनरी में, तो सब मिली हेनरी में जब है तो हमको चेंज ही नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लस 2m, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 20, 10 आ जाएगा, तो 10 मिली हेनरी आंसर है। देखो ऑप्शन भी मिली हेनरी में, तो हम डायरेक्ट मिली हेनरी रख के सॉल्व कर लें। लेकिन अगर ऑप्शन हेनरी में होता, बाकी सारा मिली हेनरी में होता, तो भी हम सॉल्व करते, लास्ट में फिर चेंज कर देते। लेकिन अगर ये हेनरी में होता, ये मिली हेनरी में, तो यहीं पे चेंज करना पड़ता। ठीक है, समझ आया बात, फॉर्मूले का इस्तेमाल भी समझ आया। आगे बढ़े हम लोग, कह रहे हैं कि 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इतना इतना आर प्लेस सो क्लोज ईच अदर बट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद इज वन कॉइल इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद म्यूचुअल इंडक्टेंस विद इन दिस कॉइल। अब के का वैल्यू देखो, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं 1 है, कम्प्लीटली लिंक्ड है तो के का वैल्यू 1 है, और बोल रहा है कि 2 है, और अपने को क्या निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं सेम फार्मूला, तो सेम फार्मूला तो निकाल लेना, m इज इक्वल्स टू के, मतलब जब भी हम लोग फार्मूला देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, के L1 L2, के का वैल्यू 1 दिया हुआ है, L1 L2 दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेना सॉल्व करके आराम से। ठीक है, अब क्या रहता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, अब देखो L इक्विवेलेंट बोल दिया, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मतलब L इक्विवेलेंट के बारे में बात हो गया, इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इज इन पैरेलल। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एंड इतना व्हेन कनेक्टेड इन दिस सीरीज। L इक्विवेलेंट ये कब है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एक L इक्विवेलेंट है कितना 10 हेनरी का सीरीज कॉम्बिनेशन में। दो अलग अलग सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडक्टेंस नेगलेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हटा के, तो अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं दो इंडक्टर को, तो क्या हम लोग देखें 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 + 1/L2। अब यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे तो L इक्विवेलेंट मालूम है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा अपने पास। ये जैसे देखो सॉल्व किया अपने पास, तो क्या निकल गया, एक तो ये इक्वेशन निकल गया, एक इक्वेशन ये निकल गया। अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो L1 L2 का वैल्यू अपने को निकल जाएगा। कुल मिलाकर मैथमेटिक्स है ये, फिजिक्स नहीं है, इसमें सॉल्व कर लेना, ये आसान है, हो जाएगा तुम लोगों से, कुछ बहुत टफ नहीं है।
फिगर shows two concentric loop of radii इतना करंट इज पास थ्रू आउटर लूप, फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द इनर लूप एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये भी तुम लोग करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। तो बी का वैल्यू पुट किया, एरिया आया अपने पास, अरेंज करेगा तो ये आ गया अपने पास आई को अलग करके एम। तो ये हो गया अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एक तरह से डेरिवेशन ही है। हम लोग जो अभी स्टार्टिंग में देखे कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ये कौन सा, बी टू एरिया वन, मतलब जिसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो B1 एरिया 2 लिख देते हैं, बी मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया 2, ठीक। ये सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। तो अपने पास बी का वैल्यू ये है, अपने पास सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये आया अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा वही बताना था, तो ये निकल के आ गया। फिर से एक शेप दिया हुआ है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहानी वही है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, एरिया ये है, वैल्यू पुट किया, आगे अपने पास, आगे बढ़ो। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ये भी तुम लोग करेगा। ये सब अब होमवर्क धीरे धीरे देख लो। होमवर्क क्यों, क्योंकि हम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें डिस्कस कर चुके। देखो ये भी अच्छा है, पावर, हाँ ये बढ़िया है, लेकिन करेगा कौन, तुम लोग करेगा, ये हम बता दें इसको। तो इसको हम बता देते हैं। कह रहे हैं कि टू कॉइल हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 इतना दे रखा, रिस्पेक्टिव द करंट इन द कॉइल आर इंक्रीज एट द सेम रेट, मतलब di/dt सेम है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ द कॉइल्स आर गिव द सेम पावर, दोनों का पावर भी सेम है। तो पावर मतलब क्या हो जाएगा, V इंटू आई, ठीक। V कहने का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग EMF बोल देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, द करंट इन टू कॉइल, अच्छा I1 and 2 आर द करंट इन द टू कॉइल्स एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1/I2। तो देखो P का वैल्यू क्या होता है, VI, और हम लोग पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंडक्टेंस वाले में LdI/dt, ये लिखते हैं V की जगह पे, और साथ में क्या अपने पास I है, और ये हो गया पावर। तो कह रहा है कि देखो द एनकरेज एट द सेम टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट बोथ कॉइल्स आर द सेम पावर, दोनों का सेम पावर है। सेम पावर मतलब LdI/dt, एक तो I, LdI/dt दूसरा I, और कह रहा है कि आर द करंट इन द टू कॉइल्स, करंट अलग अलग है, I1 I2, लेकिन कह रहा है द करंट इन द कॉइल आर इंक्रीज्ड एट द सेम रेट, मतलब रेट सेम है दोनों का। तो ये जो रेट है वो दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक। इंडक्टेंस कितना है, 4 है और 1 है, इंडक्टेंस 4I और 1 है। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 और 4 आएगा, तो आ गया आंसर अपना, ठीक है। सिंपल था, उम्मीद करते समझ आएगा, कोई ऐसा हार्ड नहीं था। तो जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है वो तुम लोग डिस्कस करेगा, मतलब तुम लोग अपने से सॉल्व करेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो और पढ़ाई लिखाई करो बस, और कुछ मत करो, ठीक है। फिर राम राम तब तक के लिए।